नमस्कार, स्वागत है आपका वीकेंड मार्केट अड्डा में। और आज बहुत सारी बातें हम लोग करेंगे क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जो कुछ बाज़ार में हो रहा है उसको देख के बहुत सारे सवाल मन में उठते हैं। एक बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी, हर बार जब ऐसी तेज़ी होती तो कोई ना कोई क्वेश्चन खड़ा करता है कि अरे अब ये बहुत महंगा हो गया है, अब इसको नीचे आना चाहिए। लेकिन सेक्टर रोटेशन होता रहता है, कभी लार्ज कैप के बदौलत मार्केट में तेज़ी, फिर कभी किसी दिन मिड कैप में बहुत बड़ी तेज़ी, कभी आरआईएल के दम पे तेज़ी, कभी एचडीएफसी बैंक पे तेज़ी। मतलब कुल मिला के कोई ना कोई रीज़न हम ढूंढ लेते हैं। तो जैसे टीम इंडिया के 11 खिलाड़ी हैं ना कोई चली जाता है और हम मैच जीत जाते हैं। बिल्कुल वैसी स्थिति भारतीय बाज़ारों में बनी हुई है। लेकिन बहुत सारे जेन्युइन क्वेश्चंस भी होते हैं, आपके मन में भी उठते होंगे कि अरे भाई क्या हो रहा है। तो उसको एक तो समझना है कि जो महंगा महंगा बार बार बताया जाता है एक्चुअली क्या है, मतलब क्या है इसका महंगे का, क्या वाकई बाजार महंगा, और अगर महंगा है तो उसको कैसे किस कॉन्टेक्स्ट में समझा जाए। दूसरा, दो चीज़ें और समझेंगे आज। एक, टीसीएस के रिजल्ट आए, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट थे ऐसा मुझे नहीं लगता, लेकिन ख़राब कुछ भी नहीं था ये पक्का है। तो उस रिजल्ट्स के को बाजार ने इतना पसंद किया कि पूरा आईटी सेक्टर धुआंधार तेजी दिखा रहा था। छोटा बड़ा हर तरह के स्टॉक्स में बहुत बड़ी तेजी थी। तो क्या आईटी सेक्टर के अच्छे दिन लौट आए हैं, सारी समस्याएं खत्म हो गई हैं क्या? एक तो ये समझना है, और दूसरा ये समझना है कि ये रेलवे शेयर्स को इतना फ्यूल कहाँ से मिल रहा है। हर दिन बहुत बड़ी तेज़ी रेलवे स्टॉक्स में हो रही है, रेलवे सेक्टर में हो रही है। और बजट का इंतज़ार है क्या कि उसमें कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं। एंट्रीम बजट में ऑलरेडी काफ़ी कुछ ऐलान हो चुका है। तो फिर ये जो पंख लगे हुए हैं रेलवे शेयर्स को, वो क्यों लगे हुए हैं? वैसे बहुत सारे जो सवाल आपके दिमाग में इस समय चल रहे होंगे और जिनका जवाब आपको चाहिए, जिससे कि आप अगले हफ्ते की और बजट के आगे की प्लानिंग कर सकें। तो उन सारे सवालों का जवाब हम इस शो में लेंगे और बहुत सारी चीज़ें इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। आज जो हमारे ख़ास मेहमान हैं जिनसे हम बातचीत करने वाले हैं, सुदीप बंदोपाध्याय सर हैं। और आप सब लोग जानते हैं कि मार्केट के बहुत बड़े जानकार हैं और बहुत अच्छे से हमें समझाते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है। इसके साथ ही हमारे साथ जसप्रीत सिंह अरोड़ा सर हैं, रिसर्च एंड रैंकिंग की ज़बरदस्त रिसर्च, नामी रिसर्च एंड रैंकिंग है। और अरोड़ा साहब से समझेंगे कि आजकल वो किस तरह से अपनी चीज़ों को स्ट्रेटजाइज कर रहे हैं। और एक और मेहमान हमारे हैं अनुराग सिंह जी, जो हमारे साथ अमेरिका से जुड़ते हैं, शिकागो से। इनके यहाँ बहुत कुछ हो रहा है। दो ही बाजार है दुनिया में जहाँ सब खेल एक तरह से हो रहा है। यूएस मार्केट में क्या हो रहा है, रोज़ एक नया हाई लगता है वहाँ पे। पता नहीं कौन से हैं जिन्होंने कहा था कि हम 5700 देखते हैं साल के अंत तक S&P 500 का, और 5650 तक तो पहले ही पहुँच गया। फिर एक रिपोर्ट छपी बड़ी मज़ेदार, जिसमें लोगों ने कहा कि अब हम आज के बाद से हम कोई टारगेट ही नहीं करेंगे, सब हमारे गलत हो जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये बाकायदा छपी हुई थी, उसमें सब बड़े बड़े नाम थे कि हम कुछ नहीं, टारगेट ही नहीं देंगे। और उसी दिन सब फिर से गलत पड़े। तो यूएस में क्या हो रहा है, क्या रेट कट की संभावना बन गई है, एक बार, दो बार, कितनी बार, इसको डिटेल में समझें, क्योंकि वो मदर ऑफ ऑल मार्केट्स है और उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया में पड़ता है। तो इन सब पे विस्तार से बातचीत होगी इन सारे हमारे मेहमानों के साथ। एक एक टॉपिक को लेते हैं। पहले टीसीएस और रेलवे वाले बाद में लेंगे। पहले तो हम ये समझते हैं कि ये जो रैली चल रही है मार्केट में, इसको कैसे समझा जाए। तो यूएस वाला बीच में लाते हैं। पहले सुदीप सर के पास चलते हैं। सुदीप सर, ये भारतीय बाजारों में क्यों हो रही इतनी तेजी? ये जी पहली बात तो है लिक्विडिटी, और दूसरी बात भी लिक्विडिटी है, तीसरी बात भी लिक्विडिटी। क्या बात? जबरदस्त लिक्विडिटी, जबरदस्त लिक्विडिटी। और ये लिक्विडिटी ऐसा है कि ये लिक्विडिटी हर थोड़ा बहुत करेक्शन जब आता है, खरीदने के लिए लोग आ जाते हैं। और देखिए, मजे की बात यह है, मैं पहले भी शायद आपके पिछले हफ्ते के शो में भी जिक्र कर चुका हूं, अगर आप जनवरी से जून तक का आंकड़ा देखेंगे तो एफआईआई की तरफ से लगभग कुछ भी नहीं आया। कुछ आया, कुछ गया, बड़ा नेट कुछ भी नहीं है। तो सारा जो तेजी हुआ है, सारा जो प्राइस लेवल ऊपर गया है, सारा जो खरीदारी हुआ है, वो अंत में डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने किया है, या तो डायरेक्ट रिटेल ने किया है, या फंड के जरिए, जो भी डोमेस्टिक इन्वेस्टर का ही पैसा है, फंड के जरिए आया है।
तो ये डोमेस्टिक जो इन्वेस्टर्स हैं, इन्होंने जम के बाजार में पैसा लगाया है। तो एक ज़माने तक हम लोग रिग्रेट करते थे कि देखिए, वो कोरिया का मार्केट ऐसा है कि एफआईआईज़ निकल भी जाए, तो वहाँ का मार्केट खड़ा रहता है। इंडिया ऐसा नहीं है, एफआईआई कभी भी निकलता है तो मार्केट गिर जाता है। आज वो दुःख नहीं है कि एफआईआई रहे ना रहे, इंडियन मार्केट चलता गया, चलता गया, चलता गया और बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। अब इसमें और एक चीज़ मैं कहना कहना चाहूँगा कि आने वाले दिनों में एफआईआईज़ की तरफ से भी पैसा आएगा। तो ये रैली यहाँ खत्म नहीं हुआ। ये रैली तो मुझे लगता है कि शुरुआत ही हुआ है। ये रैली आगे भी चलता रहे। दूसरी बात यहाँ पे है कि डोमेस्टिक जो मैक्रो है, वो बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। एक ज़माने में जब रशिया ने यूक्रेन को अटैक किया था, जब गल्फ में प्रॉब्लम चालू हुआ, तब लगा था कि ऑयल प्राइस एक लेवल पे चला जाएगा जो इंडिया के मैक्रो को अफ़ेक्ट करेगा, पर वो हुआ नहीं। ऑयल प्राइस एक सीमित रेंज में ही घूम रहा है और वो इंडिया के लिए प्रॉब्लम नहीं है। रशिया के साथ क्रूड सोर्सिंग का डील वगैरह हुआ है, उसके चलते भी इंडियन क्रूड बास्केट प्राइस कंट्रोल में है। तो ये एक इंडियन मैक्रो को बहुत अच्छी तरह से हेल्प किया। तीसरी बात जिसका शंका और जिसका चिंता हर किसी को रहता है वो है मॉनसून। तो मॉनसून इस बार लग रहा है, आज सुबह का जो आईएमडी के जो आंकड़े देखे उससे तो ये साफ है कि डेफिसिट जून में जो था वो क्लियर हो गया और प्रेडिक्शन भी बहुत अच्छा है। तो अगर मॉनसून ठीक होता है, अगर ऑयल प्राइसेस नहीं बढ़ते हैं और सरकार की तरफ से जो स्कीम्स जो मेजर्स लिए जा रहे हैं वो चलते रहते हैं, कंटिन्यूटी रहता है, तो इंडियन इकोनॉमी अच्छा करेगा और इस इकोनॉमी में भरोसा डोमेस्टिक इन्वेस्टर लगा रहे हैं और विदेशी निवेशक भी लगाएंगे। अब रही बात रिलेटिव वैल्यूएशन की, जो विदेशी निवेशक हमेशा देखते हैं, वो जब उनको ठीक लगेगा तब वो आएंगे, पर उसके लिए हम इंतजार में बैठे नहीं हैं, हम खरीदारी करते जा रहे हैं। जी सुदीप सर, एक चीज़ बताइए, जो रिटेल वाले इतना पैसा डालें, चाहे फंड के थ्रू डालें चाहे डायरेक्ट डालो, इनके पास इतना पैसा आ कहाँ से रहा है? देखिए, रिटेल के पास दो मैं इसमें चीज़ बताना चाहूँगा। पहली बात तो ये है, कोविड के टाइम से ये सिलसिला चालू हुआ। एक तो कोविड के टाइम खर्चा कम हो गया। जो जो कंस्पिक्यूअस कंज़म्पशन, जो लग्ज़री कंज़म्पशन वो कम हो गया क्योंकि कोई उपाय नहीं था खरीदारी का। तो वो पैसा मार्केट में आना चालू हुआ। दूसरा, फाइनेंशियलाइज़ेशन ऑफ सेविंग जिसकी बात भी हम 10-20 साल से कर रहे हैं, वो अभी बहुत ज़बरदस्त हो रहा है। इसका मतलब है, अगर आप देखेंगे सेविंग्स अकाउंट में पैसा कम रह रहा है और वो पैसा मार्केट में आ रहा है, आइदर डायरेक्टली या म्यूचुअल फंड या कुछ इंश्योरेंस के ज़रिए। तो रिटेल के पास जो पैसा था, जो दूसरे अकाउंट में खर्चा होता था या दूसरे जगह पे जमा रहता था, वो अब मार्केट में आ रहा है। और मज़े की बात है कि वो कोविड के बाद जो रैली चालू हुआ, उस रैली में रिटेल ने पैसा कमाना भी चालू किया और वो पैसा कमाते जा रहे हैं और उसमें और भी उनको अच्छा लग रहा है और भी निवेश बढ़ रहा है। तो एक वर्चुअस साइकिल जैसा क्रिएट हो गया है। ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि इतना पैसा, अभी अनुराग जी मुस्कुरा रहे थे, अनुराग जी आता हूँ आपके पास अभी। पहले रिसर्च एंड रैंकिंग के सर के पास चलता हूँ। सर ये बताइए, ये जो लोग कहते हैं बहुत महंगा हो गया है मार्केट, बहुत ज़्यादा मल्टीपल्स हो गए, हमारे दर्शकों को समझाइए क्या है ये सब खेल? क्या वाकई बहुत महंगे हैं बाज़ार? क्यों महंगे हैं? 2018-19 में भी तो ऐसे ही थे, तो आज क्यों लोगों को इतना महंगा लग रहा है? एक ब्रोकरेज हाउस ने तो कम से कम 7-8 बार तो प्रयास कर लिया उसने मिड कैप और स्मॉल कैप के खिलाफ रिपोर्ट निकाल के, लेकिन वो थक गए, मुझे लगता है वो करें चलो छोड़ो जाने दो। ऐसा चल रहा है क्या? हाँ मतलब गुड इवनिंग एवरीवन, थैंक यू नीरज जी फॉर इनवाइटिंग अस। अभी निफ्टी पे ब्रॉडली देखेंगे तो ग्रोथ डबल डिजिट फेयरली ऑप्टिमिस्टिकली उसका विजिबिलिटी है फॉर द नेक्स्ट 2 years। जब तक वो डबल डिजिट रहेगा विच इज 13-15% कंपाउंडिंग रिटर्न, मे बी 2 years, मे बी 3 years, तब तक देयर इज नो रीजन टू go down below 20p multiple। तो करंट ईयर में देखेंगे F25 में तो ब्रॉडली निफ्टी के हिसाब से 21-21.5 p मल्टीपल है, एंड नेक्स्ट ईयर FY26 में देखेंगे तो 1250 का अगर ईपीएस हम लेंगे तो अबाउट लेस देन 20 टाइम्स। अब 20 के जितना ऊपर जाते हैं देन प्रोबेबली द मार्जिन ऑफ एरर या बढ़ जाता है एंड द मार्जिन ऑफ सेफ्टी घट जाता है। बट हैविंग सेड दैट, क्योंकि ओवरऑल मोमेंटम है, लिक्विडिटी है, फ्लो है, काफी सारे इवेंट्स आर बिहाइंड अस, तो another 10% cannot be ruled out immediately, नहीं, over the next 3, 6, 9 months।
but largely, I was just looking at a pattern before the election, before the fourth quarter results, which is 1st April, and if I look at till 1st June, market was flat, 21,400, 21,500 के आसपास. पूरा 2 महीना मतलब ऊपर नीचे रहा, but 2 months में return was zero. But stock specific काफी reactions हुए positively or negatively basis the fourth quarter results or the outlook. I think we are headed somewhere in that region in the next 45 to 60 days. I'm excluding budget to be a non-event in the sense कि कुछ ऊपर नीचे होगा तो it may flatten out by the end of 45th day. So hopefully 20 अगस्त तक market may not do much, but individual stocks पे काफी reaction देखने को मिल सकता है. Again, और बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं है फर्स्ट क्वार्टर रिजल्ट को लेके because of variety of reasons. So growth could be 5, 10, 15%. जो कमबैक स्टोरीज हैं बहुत ज्यादा नहीं है, तो सिलेक्टेड स्टोरी जहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ज्यादा है वो बहुत लिमिटेड है इंक्रीमेंटली, और मार्केट को आप एकदम बहुत ज्यादा पॉजिटिवली सरप्राइज कर देंगे, ऐसी बहुत कम स्टोरीज है इंक्रीमेंटली मार्केट. तो ले देखिए, आई थिंक मार्केट कुड बी इन अ फ्लैटिश जोन, बट इंडिविजुअल सेगमेंट्स, इंडिविजुअल पॉकेट्स, जैसे आज आईटी ऐसे चमक रहा था एज इफ टीसीएस ने क्या आउटलुक दे दिया हो, बट as you rightly said, there was nothing negative, so that in itself market ने उसको positively ले लिया, और थोड़ा सा quarter on quarter 2.2% कुछ उनका था, it was a beat. तो I think market took it like that कि कुछ negative नहीं है, चलो. And sector rotation तो है ही है, आपने event के post election देखा FMCG कैसे it just bounced back like a rocket as if अगले दिन से ही rural में पैसा पहुंच जाएगा. But that was just sectoral rotation है जो आज IT में देखने को मिला. I think this thing is continued, मतलब ये expected है continue रहे. Sector specific rotation and stock specific reactions +5 and +10% or -5% for the next 50 days basis the results that they may come. आपने quarterly commentary देख ली होगी, from the jewelries to the banks to PSU banks, सब muted है. कोई ऐसा नहीं है जिसने मतलब तोड़फोड़ मचा दी हो अपने जो quarterly number देके in the April to May June quarter. वहीं से अब डायरेक्शन दिख रहा है मार्केट को broadly, very broad. नेक्स्ट 50 डेज के बाद क्या होने वाला है? No, I'm saying the result season, the Okay. result season, which is So, 45 to अच्छा 50 जसप्रीत days. सर, फिर आप मुझे बताइए कि quarter. आपको बाजार फेयर लगता है, बहुत महंगा लगता है, या आपको लगता है कि नहीं यार अलग अलग स्टोरीज चल रही है पॉकेट्स में, तो डरने क्या जो. अब देखिए एफएमसीजी की आपने सही कहा, थोड़ी कल ही पैसा पहुंच गया उनके अकाउंट में, लेकिन वो रनअप में था, फिर आईटी रनअप में था, फिर डिफेंस तो चल ही रहा, वो तो रुक ही नहीं रहा है, रेलवे चल रहे हैं, कैपिटल गुड्स चल रहे हैं, फार्मा चल रहे हैं, केमिकल चल रहे हैं, हर दिन तो एक ना एक चल रहा है. तो समझ में आता चर्निंग भी कहाँ है, पूरा मार्केट ही चल रहा है एक दिन छोड़ के. सो आपको डर लग रहा है या आपको लगता नहीं है ऐसे ही चलेगा और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है? इंक्रीमेंटल, सो व्हाट हम जो अभी अपने एडवाइस करें अपने क्लाइंट्स को कि जो जितना इन्वेस्टेड है, नथिंग टू बी सोल्ड एंड कि मतलब बेच के कैश पे जाने की जरूरत नहीं है. हाउएवर इंक्रीमेंटल मनी अगर कोई डाल रहा है तो दे मे स्टैगर इट ओवर नेक्स्ट 2 to 3 months, क्योंकि वो पीछे हमने देखा है कि जिसने वो स्ट्रेटजी अपनाने की कोशिश की है, आप देख सकते हैं काफी म्यूचुअल फंड्स में मोर इन पीएमएस एंड एडवाइजरी सेटअप लोग 10, 15, 20 एंड एज मच एज 25% कैश में बैठे हुए हैं, बट सेटिंग द एनएवी, सेटिंग द रिटर्न्स. तो ये अभी की बात नहीं है, पिछले 1 साल में आप ऐसे ही हो रहा है. निफ्टी 1 साल में 26% चल गया है जी, तो आप मतलब 26% इन अ स्टेडी स्टेट मार्केट इज ह्यूज, राइट? व्हिच इज यस. उसमें अगर आप 30% कैश में बैठेंगे तो मतलब आप समझ ना कितना इंपैक्ट आ जाएगा आपके. उसमें हमें अल्फा देना है, बाय द वे. 26% तो मार्केट दे रहा है हमें, तो उस पे 10% अल्फा देना है, और जिसका जो भी बेंचमार्क हो. यस. बट अगर -10 होएगा तो फिर बट ठीक है, अगर वैल्यू इन्वेस्टर्स हैं और वो सो कॉल्ड अगर वो इन्वेस्टर्स वैसे म्यूचुअल फंड और पीएमएस, या अगर बहुत बड़ा ब्रांड है तो लोग फिर भी थोड़ा पेशेंस दिखाते हैं आजकल. बट क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर बहुत ज्यादा आजकल लोग बने नहीं रहते हैं, सो यू हैव टू बी कॉन्स्टेंटली ऑन द टोज. एक्चुअली ये जो लिक्विडिटी वाली साइकिल है ना, इसमें एक चीज़ और समझिए दर्शकों को, जो जसप्रीत सर कह रहे हैं कि अगर फंड मैनेजर अंडर परफॉर्म कर रहा है क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर मार्केट के सामने, तो फिर उस पर क्वेश्चन में हो जाएगा, भाई आप कैश में क्यों बैठे हो, आपको ऐसा क्या नॉलेज है कि 3 महीने बाद गिर जाए मार्केट? गिर नहीं रहा है. ओनली बिकॉज ही इज टेकिंग अ कैश कॉल, ओनली फॉर दैट रीजन आई एम सेइंग. एग्जैक्टली. हां, तो कैश कॉल लेना भी बड़ा डिफिकल्ट हो रहा है यहाँ पे कि कैसे किया जाए. तो ये है तस्वीर. अभी रुकिए, इसमें एक और सवाल बनूंगा, लेकिन पहले अनुराग जी, आप क्या पहले इंडिया मार्केट में रिएक्ट करना चाहते हैं या पहले आपके यहाँ चलें यूएस में? बताइए.
यूएस का कवर कर लेते हैं नीरज जी, एक हाँ, हाई तो लेवल यूएस में मेरा सवाल, मार्केट पे आते अब हैं। मेरा पहले सवाल सुनिए। यूएस में हाँ, आपके मिस्टर पावेल जी जो हैं, उन्होंने पहले दिन कंफ्यूज किया। उन्होंने कहा कि इन्फ्लेशन तो नीचे आ रहा है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन अभी उतना कॉन्फिडेंस नहीं कि मैं रेट कट करूं। फिर उसी के साथ कहते हैं अगर नहीं कट किया तो इकॉनमी में प्रॉब्लम हो जाएगी। अगले दिन की जो पेशी हुई उनकी, तो उसमें उन्होंने खुल के कह दिया कि अब थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है, माहौल है, हमारा काम बन रहा है। तो बस उसी दिन से खेल शुरू हो गया, और अब तो लोग मान के बैठे हैं कि एक कट सितंबर में और दूसरा दिसंबर में हाँ। होगा ये। तो देखिए नीरज जी, हम इंडेक्स देख रहे हैं S&P को, करीब 54-5500 पे पहुंच चुका है। लेकिन जो पेंडेमिक पीक उसने बनाया था 4800 का बनाया था, ये 4800 को जब क्रॉस किया और वहां से करीब 15% की जो हमें रैली दिख रही है ना, ये अगर हम बाहर से देखें तो हमें लग रहा है कि यार 15% की राइज है, लेकिन ये सिर्फ 5 स्टॉक्स ने कंट्रीब्यूट किया है इस रैली को, ओनली 5 स्टॉक्स। बाकी सारे स्टॉक्स 495 स्टॉक्स ने या तो गिरे हैं या फ्लैट रहे हैं। तो इसमें थोड़े चेंज की जरूरत है। ये 5 स्टॉक्स बिग टेक स्टॉक्स हैं जहां पर कंपनीज के पास डेट नहीं है, कैश फ्लो बहुत ज्यादा है, तो लिक्विडिटी की बात जैसे अभी हो रही थी, तो ज्यादा मनी इधर पार्क हो गया, ऑफ कोर्स लेड बाय एनवीडिया एंड स्टॉक्स लाइक दीज। अब ये ट्रेंड थोड़ा चेंज होगा, तो इन यूएस मार्केट्स जो आपको दिखेगा अगले कुछ इस साल के एंड तक, वो ये देखेगा कि इंडेक्स में, अब देखिए कल इंडेक्स में ड्रॉप्स आए लेकिन बाकी मार्केट में उछाल आया। वो ये देखेगा कि मनी विल देन कम आउट ऑफ दीज डिफेंसिव सेफ्टी ट्रेड्स, और रेस्ट ऑफ द मार्केट्स में वैल्यूएशन को बैलेंस आउट करेगा, जो कि करीब 1-1.5 साल से ड्यू है नीरज जी, क्योंकि उन स्टॉक्स से सभी लोग बच रहे थे कि कब कौन सा क्रेडिट इवेंट हो जाए और मार्केट्स में फिर गिरावट आ जाए। वहीं पर अपॉर्चुनिटी भी थी हमारे लिए, क्योंकि वो स्टॉक्स इतने चीप हो चुके हैं कि इट्स इट्स ट्रिमेंडस, इट्स अ अपॉर्चुनिटी ऑफ अ लाइफ टाइम काफी स्टॉक्स में। तो एंड दैट्स व्हाई आई थिंक मेरा टेंशन भी इंडियन मार्केट से ज्यादा इस समय यूएस मार्केट्स में एंटायरली फोकस्ड रहा है और अभी है इस साल तक। तो ये कहानी हो गई यूएस मार्केट्स की। तो डोंट गेट डिसीव्ड बाय द इंडेक्स। ये वैसा ही है जैसे इंडिया का निफ्टी कि निफ्टी को हम कह लें कि फेयरली वैल्यूड है, लेकिन खेल तो कहीं और ही चल रहा है, खेल निफ्टी में नहीं चल रहा है। तो ये कहानी S&P 500 की हो गई। अगर रेट कट्स की बात करें नीरज जी, कल तो डेटा और भी सपोर्टिव आ गया, और अब 3 महीने से लगातार देखिए, जैन फेब मार्च थोड़ा सीजनल होता है इन्फ्लेशन के टर्म्स में, बिकॉज यहाँ पे साल जनवरी में शुरू होता है यूएस में। तो कंपनीज को जो प्राइस हाइक, वेज हाइक सब लेना होता है वो जैन फेब मार्च क्वार्टर में आ जाता है। लेकिन पिछले 3 महीने से इन्फ्लेशन और इवन कोर इन्फ्लेशन, इवन शेल्टर, सभी में फर्क है। और पॉवेल साहब के हाथ में पूरा कंट्रोल है। देखिए, रेट 5-5.5 के बीच में बैठा हुआ है और इकोनॉमी जबरदस्त फ्लो पर है। अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा सा इंचअप हुआ है 4.1% पे, तो वो कंफर्टेबल है। कुल मिला के कहानी ये नीरज जी कि कंट्रोल और चाबी उनके पास में, जो उन्होंने ट्रांजिटरी फेज में एक बार लूज की थी 2021 में, इस समय उनके हाथ में है। नाउ ही डजंट वांट टू डू द सेकंड मिस्टेक। उनको पता है कि रेट कट्स जरूरी हैं, हाउसिंग मार्केट में भी थोड़ा सा रिलीफ चाहिए। तो जो कहानी थी नीरज जी, जो हमारा एनालिसिस था कि इस साल 2 रेट कट्स की उम्मीद कर सकते हैं, वो करनी चाहिए, और अगले साल के एंड तक 3 और रेट कट्स आ जाएंगे, तो करीब आप समझिए कि करीब 4% पर, ये 5-5.5 से करीब 4.1% पर आ जाएगा, जो उनका प्रोजेक्शन है। एंड आई थिंक दिस इज अ रिमार्केबल सॉफ्ट लैंडिंग फॉर यूएस मार्केट। तो इससे अच्छी खबर मार्केट्स के लिए और तमाम इंडियन मार्केट्स के लिए इससे अच्छी खबर नहीं हो सकती है। अब बहरहाल ये कहने के बाद, अब ये कह के मैं खत्म करता हूँ, फिर इंडियन मार्केट्स पर आते हैं, विच इज कि खतरा इस बार इंडियन मार्केट्स को यूएस नहीं, से नहीं इंडियन आया मार्केट रुके, है। अनुराग इंडियन मार्केट हाँ रुके, पहले इस पे एक सवाल है मेरा। जी। अगर रेट कट के लिए माहौल बन रहा है कि 2 इस साल, 3 अगले साल, और आपकी थ्योरी को मैं मान लूं कि 5 या 10 स्टॉक, जैसे मैं टॉप 10 मानता हूं, जिसमें से बर्कशायर को हटा दीजिए, ओल्ड इकॉनमी, तो बाकी 9 वाले नए ज़माने के हैं, ये रैली को ड्राइव, तो ये तो हमेशा यही ड्राइव करते हैं। लेकिन अगर रेट कट आ रहा है और नीचे तो बहुत दिक्कत है, तब तो फिर और नहीं गिरेगा मार्केट। क्यों गिरेगा? आपको बबल क्यों लगता है यूएस मार्केट में? क्योंकि अगर एनवीडिया की ग्रोथ आप देखें ना, तो वो जेन्युइन ग्रोथ है, भले वो अकेले दम पे खींच रहा है इंडेक्स को, लेकिन ग्रोथ तो उसकी जेन्युइन है ना। हाँ, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है नीरज जी। देखिए, वो जेन्युइन ग्रोथ है, बट ये आप, अब आपने उसमें इंडियन वैल्यूएशन मेट्रिक लगा दी है।
यहाँ पर इन कंपनी को इतना 40 के ऊपर मल्टीपल्स किसी कंपनी को नहीं दिया जाता है। तो ये तभी है जब एक्सेसिव, अब टेस्ला को देख लीजिए, आप कहाँ पर वो जब 100,000 कार्स नहीं बनाता था तब उसका वैल्यूएशन 1.2 बिलियन के ऊपर था। आज वो 1.2 मिलियन कार्स बना रहा है लेकिन उसका वैल्यूएशन बहुत कम है, उसके आधा है। तो दिस होल स्टोरी इज फ्यूचर ग्रोथ। ये जो फ्यूचर ग्रोथ है ये सबको पता है कि एनवीडिया में एक तो देखिए थोड़ा सा एक फोमो ट्रेड था एंड उस लार्ज स्केल पर कहीं उस किस्म की ग्रोथ नहीं आ रही थी, लेकिन सभी लोग जानते हैं कि ये दिस इज नॉट सस्टेनेबल, कि ये अगले 10 साल तक आने वाली है। और वही वैल्यूएशन पैरामीटर्स प्ले में आते हैं कि ये सस्टेनेबल कितनी है ग्रोथ। आज के नंबर पे आप करेंगे तो मार्केट्स को तो फॉरवर्ड लुकिंग होना पड़ता है। तो यही सारी कहानी है कि अल्टीमेटली पैसा वही है लेकिन अपॉर्चुनिटी उनको दिख रही है अब वहां पर। और जब रेट कट्स होंगे तो नीरज जी देखिए छोटे स्टॉक्स भी डबल और ट्रिपल हो जाते हैं। एनवीडिया तो यहाँ से 3 ट्रिलियन होकर के अब वो 6 ट्रिलियन तो नहीं होगा इतना जल्दबाजी में। तो अपॉर्चुनिटी थ्रू आउट मार्केट्स है। और आई थिंक फाइनेंशियल सेक्टर में रिवाइवल जरूरी है, हेल्थ केयर में रिवाइवल जरूरी है, स्टेपल्स ऑलरेडी हाई थे, यूटिलिटीज ऑलरेडी चलना शुरू हो गई, एनर्जी में रिवाइवल जरूरी है। तो ये सारे सेक्टर्स हैं। डिस्क्रिशनरी कब का पिटा हुआ है और वहां पर बहुत तेजी से रिबाउंड आ रहा है और आएगा। तो आई थिंक मार्केट की बैलेंसिंग चलती रहती है और यहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा स्कोप था। ये सिर्फ 5 स्टॉक की रैली थी और आई थिंक द रेस्ट ऑफ द मार्केट इज स्टिल वेटिंग। नीरज जी ये कहानी इंडिया से बिल्कुल अलग है और अब इंडियन मार्केट पे आ सकते हैं हम लोग। लेकिन आपका सवाल बताइएगा, लेकिन इंडियन मार्केट में तो तकरीबन हर जगह ही पानी पूरा भरा हुआ है। क्यों भरा हुआ है? क्यों लग रहा है आपको इंडियन मार्केट में पानी भरा हुआ है? हाँ, नहीं, तो नीरज जी ऐसा है कि देखिए आपने बात की कि पैसा कहाँ से आ रहा है। हाँ, देखिए 2 एलिमेंट्स होते हैं मार्केट में ना हमेशा, एक ग्रीड और फियर। हाँ, मार्केट का जो बैरोमीटर है वो इनके बीच में वो कांटा कभी लाइक अ पेंडुलम यू कैन अज्यूम कि ग्रीड पे जाता है कभी फियर पे जाता है। आई थिंक ये मोस्ट नोटेबली वन ऑफ द नोटेबल इन्वेस्टर्स सेड दिस एनीवेज। सो इस समय पे इंडियन मार्केट इज एक्सट्रीमली ऑन द ग्रीड साइड। और जब तक ये बैलेंस नहीं होता मार्केट में, यही मार्केट को फेयरली वैल्यूड रखता है। अब इस समय हमने जब यूएस मार्केट्स की बात की तो कहीं फियर है एक्सट्रीम, कहीं पे एक्सट्रीम ग्रीड है और यहीं पे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है। सारी मार्केट की अपॉर्चुनिटीज इसी पर बेस्ड हैं। अल्टीमेटली आप एक एसेट खरीद रहे हैं जिसकी फ्यूचर वैल्यू या बढ़ सकती है या घट सकती है। नाउ इफ वी कम टू इंडियन मार्केट्स नीरज जी, तो वो एलिमेंट ऑफ फियर इज टोटली मिसिंग नाउ। और जब जब ये हिस्ट्री में किसी भी मार्केट में ये सिचुएशन आती है, द एलिमेंट ऑफ फियर इज एब्सोल्युटली मिसिंग। वहां पे आपको प्राइसेस हमेशा ही गलत मिलते हैं बिकॉज एवरीबडी इज चेजिंग द स्टॉक्स और वहां पर फिर रिटर्न्स कभी भी नहीं बनते। हर जनरेशन आती है अपने लेसन्स लर्न करती है। एक एक आप इंडियन मार्केट का कॉन्स्ट्रक्ट देखिए नीरज जी, जो मुझे थोड़ा स्केयर करते हैं, थोड़ा वरी करता है। आई थिंक इसको दबी आवाज में थोड़े नोटेबल इंडियन लीडिंग फंड मैनेजर्स भी कह रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली एक पॉइंट के बाद वो नहीं कह सकते बिकॉज इट हार्म्स द इंडस्ट्री। वो ये है इंडियन मार्केट का ओनरशिप देखिए आप, 50 से 52% प्रमोटर ओनरशिप है, 25% कुल मिला के रिटेल ओनरशिप है। रिटेल में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो म्यूचुअल फंड भी रिटेल है और ईपीएफओ भी रिटेल है और पेंशन फंड्स भी रिटेल है। अल्टीमेटली दैट्स डोमेस्टिक मनी, इज नॉट पर्सनल मनी, इट इज रिटेल मनी। और अबाउट 18 से 17% करीब एफआईआई के पास है इस समय सिर्फ। वो 22% होता था करीब 2 साल पहले। नाउ हु इज सेलिंग? एफआईआईज आर सेलिंग। थक गए लेकिन अब there is another segment which is selling, which is promoters। और उस promoters में वो भी आते हैं, जैसे आप एक कंपनी ले लीजिए, जैसे उदाहरण के नाम पे जोमैटो। अब उसके promoters तो प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स ही है ना, 75% तो उन्हीं के पास है। ग्रेजुअली वो भी उनको बेचना ही है। सो दे आर सेलिंग, प्राइमरी इशुएंस आ रही है। सो हु इज सेलिंग? ऑलरेडी द रिच पीपल आर गेटिंग रिचर। जो बेच रहा है वो ऑलरेडी रिच है। एफआईआईज आर रिच, दे आर सेलिंग। प्रोमोटर्स आर ऑलरेडी रिच, वो भी बेच रहे हैं। और प्राइवेट इक्विटी तो तमाम दुनिया का पैसा मैनेज करते हैं, वो तो नहीं अनुराग, बहुत ही अब इंटरेस्टिंग ये नीरज जगह जी, लाए आप। हाँ ये मुझे वरी करता है नीरज जी। और खरीद कौन रहा है? जो रिच नहीं है। नहीं अनुराग सुनिए, अब आप बहुत अच्छी जगह पे इस डिस्कशन को ले आए हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि बेच कौन रहा है इस समय? एफआई बेच रहे हैं, थे रादर, और प्रमोटर बेच रहे हैं।
जनवरी से अब तक 60-65 हज़ार करोड़ का बेच चुके हैं, प्रमोटर ही बेच चुके हैं। हर दिन 2-4 ब्लॉक डील्स हम लोग देखते रहते हैं, पी फंड निकल रहा है, प्रमोटर बेच रहा है, ये बिल्कुल सही बात है। खरीद कौन रहा है? कई बार ये आश्चर्य होता है कि एक एक क्लिक में पूरी डील हो जाती है 5-5 हज़ार करोड़ की, तो कोई तो सामने से खड़े होकर बाई कर रहा है। अब देखिए इसको, अब इसको समझिए आप। डोमेस्टिक फंड जो हमारे हैं, चाहे वो पेंशन फंड हो, चाहे म्यूचुअल फंड हो, चाहे प्रोविडेंट फंड हो, इंश्योरेंस वाले हों, या एकदम खुदरा रिटेलर हो जो रोज खरीदते बेचते रहते हैं, ये वो भी हों, ये सब मिला के 1500 करोड़ डेली की बाइंग है इनकी, 1500 करोड़ एवरी डे। बेच कौन रहा है? एफआई बेच रहे थे, लेकिन अब वो नेट बायर हैं। पिछले 1 महीने से वो बड़े हैवी सेलर नहीं रह गए हैं, बेच बेच के वो भी थक गए हैं। बेच रहे हैं अभी प्रमोटर्स, ठीक है। तो प्रमोटर को इसलिए बेचने लगता है कि भाई अगर हमारा स्टॉक 70, 80, 90 के वैल्यूएशन में मिला। देखिए आपके यहाँ के एक बहुत स्मार्ट इन्वेस्टर थे, वर्लपूल वाले प्रमोटर, बेच के गए, उसके बाद स्टॉक डबल, ठीक है। तो अब वो अफसोस करोगे, आज बेच तो ज़्यादा सही रहता। वो बेच रहे हैं, और वो बेच के पैसा कहाँ ले जा रहे हैं? ना तो कोई प्रमोटर ये कह रहा है कि मैंने आज ब्लॉक डील में 5000 करोड़ माज बेचा, कल मैं एक फैक्ट्री लगाऊंगा महाड़ में, मुंबई के पास। कोई नहीं लगा रहा, वो सब अपने फैमिली ऑफिस में पैसा डाल रहे हैं। फैमिली ऑफिस क्या कर रहा है? वो फिर घुमा के मार्केट में दे रहा है, तो एक बलून बेच के दूसरा बलून खरीद रहे हैं वो, ये हो रहा है यहाँ पे। तो इसीलिए मार्केट गिर नहीं रहा है, क्योंकि परसेप्शन और पी का खेल यहाँ पे है। परसेप्शन वाइज मार्केट में कहीं कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रही। तो मैं आपसे ये समझ आता हूँ, बल्कि मैं अभी सुदीप जी के पास जा रहा हूँ। सुदीप जी, परसेप्शन लीड कर रहा है इस मार्केट को, और जो फैमिली ऑफिसेज में पैसा आ रहा है, 200-300 फैमिली ऑफिस हो चुके हैं, लाइन लगा के खड़े पैसा देने के लिए कि लगाओ लगाओ लगाओ। तो वो जब आएंगे लगाने, तो वही उनको वो वाले स्टॉक मिलेंगे जो 150, 200, 300 बहुत अच्छा स्टॉक है, तो 80 का 150 के पी में खरीदेंगे वो, क्योंकि आपने बेच तो दिया अपना, आपने बेचा, बहुत स्मार्ट बन के कि अब मैं आज वर्लपूल बेच दूंगा 1500 में, क्योंकि बहुत महंगा लग रहा है मेरे को। क्या करेंगे उस पैसे का आप? फिर जाके आप कोई दूसरा वर्लपूल 2 खरीद लेंगे। तो आप कर क्या रहे हैं? ये हो रहा मार्केट में। सुदीप सर, एग्री और डिसएग्री? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं एक मुद्दा अनुराग जी ने जो बोला और आप जो कह रहे हैं इसमें डालना चाहता हूँ। देखिए, जो प्राइवेट इक्विटी फंड या वेंचर कैपिटल फंड जिन्होंने निवेश किया है 5-7 साल पहले, वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, करना भी चाहिए। मैं ये मानता हूं कि ये हेल्थ ऑफ द मार्केट, हेल्थ ऑफ द इंडस्ट्री के लिए सही है कि एक टाइम में वो एग्जिट लेंगे, और लेना भी चाहिए। और एग्जिट लेके क्या कर रहे हैं? ऐसा नहीं है कि पैसा घर लेके जा रहे हैं। जो आप कह रहे हैं रिच प्रमोटर के कॉन्टेक्स्ट में, वो मैं फंड के कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ। वो फंड वापस शायद नहीं जा रहा है, वो फंड और कहीं निवेश हो रहा है। बहुत सारे फंड अपने जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में लगा रहे हैं, पब्लिक मार्केट में नहीं आ रहा है, पर प्राइवेट डील्स बहुत सारे हो रहे हैं, पी फंड बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो पैसा घूम के मार्केट में वापस आ रहा है, एक तरह से या दूसरे तरह से। दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपने बिल्कुल सही कहा है, प्रमोटर जो ऊंचे भाव पे बेच रहा है, वो नया फैक्ट्री शायद नहीं लगा रहा है, पर वो पैसा फैमिली ऑफिस में जा रहा है, या उनका कोई HNI इन्वेस्टमेंट मैनेजर है, उसके थ्रू फिर वापस मार्केट में घूम फिर के आ रहा है। अब उनका लॉजिक क्या है? एक जगह में आपने व्हिर्लपूल का एग्जांपल दिया, तो मान ली व्हिर्लपूल में तो फॉरेन इंटरनेशनल इन्वेस्टर थे, मान लीजिए कोई डोमेस्टिक इन्वेस्टर है, उनका लॉजिक ये है कि पूरा पैसा एक जगह पे पड़ा हुआ है, थोड़ा हमने यहाँ से निकाल लिया, मार्केट को अफेक्ट नहीं कर रहा है, किसी को हर्ट नहीं कर रहा है, ऊपर वैल्यूएशन है, मैंने निकाल लिया और उसको डाइवर्सिफाई किया, थोड़ा म्यूचुअल फंड में डाला, थोड़ा 2-4 और किसी क्षेत्र के शेयर्स में डाल दिए, तो मेरा रिस्क डाइवर्सिफाई हो गया। तो मैं तो इसमें बुरा नहीं देख रहा, आई एम नॉट सीइंग एनीथिंग नेगेटिव इन दैट। और रही बात वैल्यूएशन की, देखिए इंडिया जो रिटर्न आज के दिन में दे रहा है, जैसे अनुराग जी ने बहुत अच्छी बात कही कि जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है उसके ऊपर मार्केट वैल्यूएशन देता है। तो आज सबको लग रहा है कि इंडिया के बहुत सारे कंपनीज का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बेहतरीन है। अगर आपका ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बेहतरीन है तो आपको उस हिसाब से मल्टीपल मिलेगा। हाँ, एक लेवल पे जब आपका ग्रोथ हो जाएगा वो मल्टीपल नहीं मिलेगा, और वो मल्टीपल मिलना भी नहीं चाहिए। आज ये सारे शिपयार्ड कंपनी, मैं भी इसमें सहमत हूँ उसके साथ कि ओवर वैल्यूड है। आप कोई भी शिपयार्ड कंपनी ले लीजिए, ओवर वैल्यूड है, पर मार्केट शायद वैल्यूएशन क्यों दे रहा है? क्योंकि यहाँ पे बहुत ग्रोथ आना बाकी है, तो इसीलिए इसको एक वैल्यूएशन मिल रहा है। तो मैं ये मानूंगा कि ये हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा मार्केट को समझने के लिए। फाइनल बात मैं एक कहूंगा, पहले आपके पहले शो में भी मैं ये कह चुका हूं कि इंडियन मार्केट में आज जो चाहिए, बहुत सारे नए पेपर्स आना चाहिए, बहुत सारे अच्छे IPOs आने चाहिए, और
अपार्ट फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर सरकार की तरफ से भी अच्छा खासा डिसइन्वेस्टमेंट आना चाहिए। ये बहुत बहुत जरूरी है। प्राइवेट प्रोमोटर ऊपर लेवल पे बेच रहे हैं, सरकार को भी बेचना चाहिए। मार्केट के लिए वो अच्छा है, और सरकार वो पैसा लेके क्या करेगा? और किसी क्षेत्र में लगाएगा, सोशल सेक्टर में लगाएगा, जो कि इकोनॉमी के फेवर में है, जो कि मार्केट की इनडायरेक्टली फेवर में होगा। तो ये होना चाहिए। मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि ये बहुत जबरदस्त होगा आने वाले दिनों। सुदीप सर, मेरी हंच कहती है कि आपने जो बात कही है ना, ये इस बार के बजट में हमें सुनने को मिले, क्योंकि आउटराइटली प्राइवेटाइजेशन करना इस कोलिजन गवर्नमेंट थोड़ा मुश्किल हो सकता है, कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन अपने स्टेक को कम करें, 51% तक ले आए, ऐसी अपॉर्चुनिटी बहुत सारी हैं, और तो अच्छे पेपर भी आएंगे और पैसा भी मिलेगा ऊंचे बाजार में। जी सर। देखिए, एक चीज देखिए, सरकार के पास ऐसे बहुत सारे कंपनीज है जहां पे वो सेबी का जो मैंडेटरी कंपनीज एक्ट का जो 75% पब्लिक शेयर होल्डिंग वो नहीं मीट कर रहे, तो राइट। 25% मिनिमम शेयर होल्डिंग वो भी नहीं मीट कर रहे। वो क्यों नहीं करें? फर्स्ट स्टेप वो तो लॉ मैंडेट करता है, क्योंकि आप सरकार है, आप उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, वो तो पहले ही करना चाहिए। करेक्ट। वो करे, बहुत पेपर लिक्विडिटी मार्केट में आएगा। या बिल्कुल सही बात है। अनुराग जी, हमारे आपके बीच में जो डिस्कशन हुआ उसमें कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है, फिलोसफिकली मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये बात तो बिल्कुल तय, चाहे यूएस हो चाहे इंडिया, और लिक्विडिटी ड्रिवन रैली है। पैसा है तो वैल्यूएशन नहीं देख रहा कोई आदमी, तुम ना वहाँ देख रहे हैं ना यहाँ देख रहे हैं। अब जो ये एक जो वर्चुअस साइकिल बना ना पैसा घुमाने का, इधर बेचो उधर लगाओ, इधर बेचो, उससे टूट नहीं रहा। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि इंडियन मार्केट में स्पेसिफिकली परसेप्शन बहुत स्ट्रांग है, उसके टूटने की क्या कारण आप देख सकते हैं कि इस वजह से परसेप्शन खराब हुआ कि यार अब ग्रोथ नहीं होगी, कंपनियां कुछ नहीं कर पाएंगी? ये परसेप्शन नहीं है यहाँ पे। बहुत बुलिश भरमार है लोगों की बुलिश की, और वो बहुत फंडामेंटली बुलिश लोग हैं। वो कैसे टूटेगा, मुझे ये बताइए। वो नहीं टूटेगा अभी। आई एम देखिए, एक तो वो तब अभी भी कुछ लोग जब हल्का सा अलार्म कर रहे हैं कि देखिए वैल्यूएशंस अब यहाँ से आप 12-15% एक्सपेक्ट कीजिए, वो ये तो थोड़ा रैशनल होके कह रहे हैं, लेकिन अब मार्केट फुली प्राइस्ड इन है, बट और थोड़ा लॉन्ग टर्म देखिए, ये देखिए उस समय मार्केट जब सभी लोग सस्पेशन में होते हैं कि ओवर वैल्यूड हैं, जो इस समय है इंडियन मार्केट्स, तो उस समय मार्केट्स कम टूटते हैं। वो तब टूटते हैं जब मार्केट में इन्वेस्टर्स और रिलैक्स्ड हो जाते हैं, देन समथिंग हिट्स यू। अभी देखिए, मार्केट को चलाने वाला तो रिटेल है, अल्टीमेटली खरीद कौन रहा है, बायर वही है अल्टीमेटली। उस पे आते हैं कि इसका रिजल्ट क्या होता है, कहाँ उसमें डाउनसाइड है। लेकिन ये मनी, जो रिटेल मनी है, ये अपने आप को कन्विंस कर चुका है कि 14% रिटर्न मार्केट में आएगा ही आएगा किसी भी तरह से, और ये वर्स्ट केस है। ये हिस्टोरिकल सेंसेक्स के डेटा पर बेस्ड है। आई ऑलवेज कीप टेलिंग पीपल कि उसको मत देखिए, प्लीज निफ्टी के डेटा को देखिए, वो रिटर्न 12% बनता है, और वो 2010 के बाद देखिए, क्योंकि 2002 से 7 के 8 के साइकिल में सब पाप धुल गए थे लोगों के, तो वो रिटर्न्स को हटाइए एक बार, क्योंकि हर म्यूचुअल फंड आपको वो 2001 से कंपेयर करके देगा, ना कि 2010 से। तो रिटर्न प्लीज 14% के इमेज हटाइए, 11 और 12% हो जाए तो ये हिस्टोरिकल रिटर्न है। बट बहरहाल रिटेल इन्वेस्टर मानता है कि 14% रिटर्न आएगा, एफडी के 8% में कोई फायदा नहीं है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, और इंडियन स्टोरी इज गोइंग बम्बास्टिक समवेयर। आई थिंक दिस वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इज गॉन टू द हेड, और अब तो 3rd लार्जेस्ट बन जाएंगे। देखिए, ये सब सच है, लेकिन इसके साथ में दूसरा सच भी है, वो जुड़ाना जरूरी है इन्वेस्टर्स को। आई थिंक जो इन्वेस्टर्स मिस कर रहे हैं, यहां पर बात आती है। देखिए नीरज जी, मुझे ये सब सेलर्स अगर मार्केट में हैं, अगर प्राइवेट इक्विटी को बेचना ही है, तो दिस ऑलवेज हैज अ अपर कैप ऑन योर प्राइस। इफ देयर इज अ फोर्स सेलर, अब LIC में अगर 97% गवर्नमेंट का है और अल्टीमेटली आपको खरीदना है, तो देयर इज अ सेलर at all stages in the market. Maybe not LIC is a bad example, but every private equity listed stock, इन्होंने आपका जो 100x का रिटर्न है उसका उन्होंने 10x या 15x ऑलरेडी निकाल लिया है। अब आपके पास सिर्फ 2-3x बचा है, वो आप 20 साल में निकालेंगे। देखिए, गलत कुछ नहीं है, सवाल ये कि आप किस साइड में बैठे हैं। रिटर्न उतना ही है मार्केट में नीरज जी जितना है, उसको किसने कितना निकाल लिया है, बाकी जो बचा वो आपका। मुझे नहीं लगता कि जिस प्राइसेस पे रिटेल खरीद रहा है, और इस सारे सेटअप में नीरज जी, इफ यू आर टेलिंग मी कि रिटेल के पास सबसे ज्यादा सेंस है प्राइस पे खरीदने की, तो वो तो नीरज जी किसी मार्केट में हुआ ही नहीं है पहले, और मैं इस बात को नहीं मानता हूँ।
नहीं, ये तो पॉइंट है। देखिए, मार्केट में कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि मैं सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ। ये तो कोई कह ही नहीं सकता। कल क्या होगा मार्केट में, नोबडी नोज़। लेकिन जो डेटा अवेलेबल है और जो जो इस समय दिख रहा है, उसके आधार पर हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो इंडियन मार्केट का जो कॉन्टेक्स्ट हम लोग भी डिस्कस कर रहे हैं, वो इसलिए है कि ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये तेज़ी क्यों है, क्यों इतना पैसा मार्केट में आ रहा है। एक तो ये भी है कि कहीं और ऑप्शन नहीं है, इससे अच्छा रिटर्न कहीं मिल भी नहीं रहा है। आपको बेस्ट एफडी भी शायद 7% की मिलेगी, उससे अच्छा तो इधर ही मिल जाएगा आपको। प्लस क्या होता है, देखिए आजकल की जो साइकी है ना लोगों की, वो बहुत वो नहीं रहेगी कि 25 साल 30 साल 10 साल देखेंगे। उनको दिख रहा है कि 1 साल से मैं बेवकूफ़ बन रहा हूँ, आप मेरे को 7% का झांसा देके बढ़ाओ या 25% बनाए ले रहे हैं लोग। ये प्ले करती है, अभी इतना पेशेंस नहीं किसी के पास। इसीलिए जो भी जसप्रीत सर कह रहे थे, फंड मैनेजर अंडर प्रेशर है यार, 3 क्वार्टर से मैं अंडर परफॉर्म कर रहा हूँ, मेरे पास कौन लेके आएगा पीएमएस का पैसा, वो खुद ही नहीं लगा लेगा कि हम कर लेते हैं। ये हो रहा है इंडिया में। तो इसका ये मतलब नहीं कि सब सही हो रहा है, बट करंट सिचुएशन ये है। जसप्रीत सर, मैं आपके पास आना चाहता हूँ, अभी इस सेगमेंट का आखिरी क्वेश्चन ये, क्या आपको लगता है कि एक क्रैश जैसी सिचुएशन है, या 200 300 400 पॉइंट निफ्टी नॉर्मल है? इतने 25,000 का निफ्टी है तो 300 पॉइंट तो कभी भी गिर सकता है। इस टाइप के करेक्शन आते रहेंगे, लेकिन कोई क्रैश जैसा सिनेरियो नहीं, जैसे कुछ लोग दिन में सपने देखते रहते हैं कि 4,000 पॉइंट निफ्टी नीचे हो जाएगा। ऐसा तो नहीं लगता? नहीं, नॉट रियली। कोई ऐसा रीजन नहीं है एज ऑफ नाउ जिसकी वजह से मार्केट क्रैश। एंड अभी क्रैश करके उसके बाद we have discussed this in the past, बहुत सारे cash is lying on the sidelines, so there's enough money on the sidelines जो क्रैश का अपॉर्चुनिटी यूज करना चाहेंगे। और उन्हें 4 जून इज दैट परफेक्ट डेट। हमने वो देखा कि वो दिन का जो बॉटम है वो आज वहां से 12% निफ्टी ऊपर है, मिड कैप्स 15%, स्मॉल कैप 20%। तो आप देखिए, मतलब वो एक दिन जो मिला, वो जिसने उसका मौके फायदा उठाना था वो उठा लिया। एंड देयर वाज एनफ मनी जो साइडलाइन पे वेट कर रहा था। तो कोई रीजन नहीं है फिलहाल एज ऑफ नाउ ब्रॉड मार्केट का डिप होने का, मेजर डिप होने का। एंड 1% होता भी है तो देयर इज एनफ लिक्विडिटी इन द मार्केट टू टेक एडवांटेज, इसका फायदा उठाने के लिए बहुत बहुत पार्टिसिपेंट्स। बहुत पार्टिसिपेंट हैं, और इसका टेस्ट केस 4 जून को हुआ था जब रिजल्ट आया था। एक समय तो ऐसा लग रहा था कि लोअर सर्किट लग जाएगा, लेकिन लगा नहीं। वहाँ से मार्केट घूमा, और अभी 4 जून से सिर्फ 1 महीने हुए हैं और मार्केट न्यू हाई पे खड़ा है, उस लो से कवर करके न्यू हाई बनाया। इस तरह की पावर है लिक्विडिटी की। और देखिए, आम आदमी को इतना अंडर एस्टिमेट मत करिए अनुराग जी, बहुत ताकत होती है उसके अंदर। 4 जून को भी आपने देख ही लिया है, इसलिए मार्केट के संदर्भ में भी उसकी ताकत को आप हल्के में मत लीजिएगा। वो मार्केट को 10 साल भी चला सकते हैं यहाँ से। छोटा सा एक ब्रेक लेंगे सर यहाँ पे। जब जी प्लीज बोले, क्या बोलना चाह रहे थे? नहीं, और आम आदमी यूट्यूब भी बहुत देख रहा है, तो वहां तो कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि हमें पता है मार्केट का क्या हो। तो मैं अंडर एस्टिमेट तो बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ नीरज जी, बिल्कुल नहीं कर सकता। नहीं, बिल्कुल सही है। छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं सर, लौट के आएंगे तो 2 सेक्टर जिस पे नज़र डालते हैं। आईटी, जिसमें रिजल्ट टीसीएस के बाद एक बड़ी तेज़ी पूरे सेक्टर में बनी, क्या ऐसा वाकई बदल गया है या क्या हुआ? और दूसरा, रेलवे शेयर्स बहुत चल रहे हैं, इसमें कितना दम है जेन्युइन, और कितना ये ओवर वैल्यूड हो चुके हैं। बजट तक क्या है, सिर्फ कहानी है, उसके बाद थोड़ा ठंडे पड़ सकते हैं। इस पर बातचीत करेंगे ब्रेक के बाद। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और आज हम वीकेंड मार्केट में अड्डा में चर्चा कर रहे थे कि मार्केट में इतनी तेज़ी क्यों है और क्या डरना ज़रूरी है। अब हम बातचीत करेंगे 2 सेक्टर्स की, पहला है आईटी, दूसरा रेलवे। पहले आईटी को समझते हैं। टीसीएस का रिजल्ट आया और उसके बाद पूरे आईटी सेक्टर की जैसे लग रहा री रेटिंग हो गई। क्या हुआ, ऐसा क्या रिजल्ट में आ गया, ऐसा क्या बोल दिया टीसीएस में, ये जानना ज़रूरी है। सुदीप सर, कैसे लगे आपको? मतलब क्या ऐसा हुआ कि आज मतलब हमने देखा कि पूरा आईटी सेक्टर एकदम उड़ रहा था, जैसे लग रहा था कल होना ही नहीं है, आज ही खरीदो सब कुछ। देखिए, बहुत दिनों के बाद टीसीएस के ऐसे नतीजे आए हैं जहां पे हर सेगमेंट जहां पे वो ऑपरेट करते हैं वहां पे बेटर देन एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाया। बीएफएसआई पर्टिकुलरली जो सेगमेंट में बहुत दिक्कतें थी, क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनका नतीजे ठीक नहीं आ रहा था, वहां पे भी जो उम्मीद था उससे बेहतर परफॉर्म किया, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ देखने को मिला। तो ये बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात है, एक ट्रेंड चेंज का माहौल कह सकते हैं। दूसरा बात मैं यहाँ पे कहूंगा कि सिग्निफिकेंट इंक्रीमेंटल मैन पावर एडिशन हुआ है, जो भी एक पॉजिटिव ट्रेंड इंडिकेट करता है कि आईटी हायरिंग इज बैक। इसका मतलब आईटी मैंडेट्स आर कमिंग, नए कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं, इसी के चलते कंपनी हायरिंग कर रही है।
तीसरा, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एआई जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो करीब 800-900 मिलियन था, वहां से 1.5 बिलियन हो गया है। ये जब सीईओ से बात हो रहा था उन्होंने कंफर्म किया कि 1.5, ये भी एक बहुत अच्छा ट्रेंड है, क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि एआई इज गोइंग टू प्ले बिग रोल आने वाले दिनों में, और एआई के क्षेत्र में जो अच्छा कामकाज करेंगे उनका अपॉर्चुनिटी अच्छा होगा। तो ये 3 चीज मैं मानता हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है आईटी इंडस्ट्री, इंडियन आईटी इंडस्ट्री के लिए और टीसीएस के लिए। और ये यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छा नतीजे दिए हैं, रिजल्ट दिए हैं, अनाउंसमेंट्स किए हैं, और इसके चलते मैं कहूंगा कि ओवरऑल आईटी क्षेत्र में एक पॉजिटिव मूड बन के आया है। इसके अलावा बाकी सारे कंपनीज में छोटे छोटे अपने अपने कारण है। विप्रो में एक बायबैक का बात हो रहा है, वो जब आएगा तब देखा जाएगा। पर ओवरऑल आईटी क्षेत्र का मूड चेंज हो गया है, क्योंकि अगर टीसीएस जो कि सबसे बड़ा कंपनी है उसका ऐसे नतीजे आ सकता है, उसके तरफ से ऐसे कमेंट्री आ सकता है, तो ये मार्केट समझ रहा है कि बाकी कंपनीज का भी प्रदर्शन लगभग अच्छा ही रहेगा। ओके, जसप्रीत सर, आपको कैसे लगे, क्या सबसे बड़ी कंपनी आईटी की उसने एकदम कमाल कर दिया, तो एक मूड चेंज हो गया? क्योंकि ऐसा, हालांकि रिजल्ट में ऐसा कोई नेगेटिव नहीं बोला उन्होंने, उनकी कमेंट्री काफ़ी पॉजिटिव थी, तो इसलिए बाजार को एक भरोसा बन गया कि अब बहुत दिन से चले नहीं है, चलो अब यहाँ पे देखिए वैल्यूएशन की बात हम बिल्कुल नहीं करेंगे कि बहुत हाई वैल्यूएशन पे टीसीएस भी खड़े हैं, लेकिन क्या ऐसा आपने पढ़ लिया इसमें कि पूरे सेक्टर में लोग खरीदारी करने लगे? थिंक सर ने अभी बताया 3 पॉइंट्स। सो लार्जली हायरिंग इज बैक, एट्रिशन कंट्रोल में है, ब्रॉड बेसिंग ग्रोथ की जो है ब्रॉड बेसिंग हो गई है। सो लार्ज वर्टिकल, सारे जो वर्टिकल्स हैं दे आर इन द कम बैक मोड। एक उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली कि जो ग्रोथ रहेगी, उन्होंने क्वांटिफाई नहीं किया, बट जो ग्रोथ रहेगी FY25 वो FY24 की ग्रोथ रेट से बेटर रहेगी। तो और जो क्वार्टर क्वार्टर ग्रोथ दिखाया उन्होंने 2.2% ऑड, इट मींस कि पोटेंशियली हम 8-9-10% की रेंज में क्लोज कर सकते हैं ऑन रेवेन्यू, ऑन द रेवेन्यू साइड। और ओवरऑल जो ब्रॉडली प्राइसिंग स्टेबल है ग्लोबली, थोड़ा सा मोमेंटम इज बैक, एंड जेन एआई को लेके उनका जो पाइपलाइन है वो कुछ $1.5 बिलियन की है, $1.5 बिलियन, वो भी काफी मजबूत है। तो अराउंड जेन एआई में टीसीएस का एक दे आर हैविंग अ डोमिनेंट शेयर, एंड दे आर प्लेइंग अ बिगर रोल कंपेयर्ड टू अदर लार्ज टेक कंपनीज। तो पुट ऑल थिंग्स टुगेदर, एक तो नेगेटिव कुछ नहीं था, यू हैव टू रियली गो डीप कि आपको ढूंढना ही नेगेटिव तो शायद कुछ ढूंढ लेंगे, बट प्राइमा फेसी कुछ नेगेटिव नहीं था, और जो ब्रॉडर कमेंट्री थी वो पॉजिटिव थी। बट वी हैव सीन, ये हमने पहले भी देखा कि एक बार एक बड़ा मूव आता है एंड देन द सेक्टर गोज इन अ फ्लैटिश टेरेन, और उसके बाद फिर इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक रिएक्शन शुरू हो जाते हैं, विच इज हमें लगता है फ्रॉम टुमारो इट विल बी दैट। अब इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक अगर बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहेंगे तो इम्पैक्ट रहेगा, विच इज मोर देन 3-4-5%, और नेगेटिव अदरवाइज ये अब वापस 1-2% की रेंज में आ जाएंगे। जो भाई बड़ा मूव आना था वो टीसीएस ने कर दिया इस सेक्टर के लिए फॉर द क्वार्टर। बट जसवीर सर, अगर इनका जो बिजनेस देखें ग्रोथ, तो एक्स इंडिया 1-1.25% की तो ग्रोथ है, तो क्या ये मानना चाहिए कि इंडिया सेंट्रिक ज़्यादा ग्रोथ इस क्वार्टर में थी और अगले क्वार्टर ऑनवर्ड्स शायद अमेरिका से दूसरी जगहों से ग्रोथ आएगी? अभी तो वैसा कोई बहुत बड़ी ग्रोथ इन्होंने दिखाई नहीं बिजनेस में। मेरे से कह रहे हैं? जी जसप्रीत जी। मतलब ब्रॉडली, मतलब मैंने वो रीजन वाइज उसको डाइसेक्ट नहीं किया, बट जो ब्रॉडली ओवरऑल बेसिस पे जो इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ था, कांस्टेंट करेंसी जिसे बोलते हैं रेवेन्यू ग्रोथ है, वो एज पर एनालिस्ट एस्टिमेट इट वाज अ बीट। अब अगर उस पे बीट आ रहा है तो इट्स अ बिग थिंग फॉर अ लार्ज कैप, द लार्जेस्ट टेक कंपनी इन इंडिया, एंड काफी क्वार्टर्स के बाद अगर मीनिंगफुल बीट आ रहा है कि अगर लोगों का अनुमान था 1% और बिलो एंड वो 2.2% दे रहा है, तो दैट वाज और उसके बाद मार्जिन जो है इन लाइन है ब्रॉडली, एंड बहुत बड़ी बात है कमेंट्री उन्होंने जो ओवरऑल टोन था वो पॉजिटिव था थ्रू द कॉल। दिस इज अगेन एज पर माय डाउनलोड जो हमने लिया अपने एनालिस्ट से। तो कुल मिला के मतलब एज अ पैकेज अगर आप देखें तो मार्जिन्स इंटैक्ट, आउटलुक पॉजिटिव, बीट ऑन रेवेन्यू, एंड ऑब्वियसली सेक्टर हैड टू मेक अ कमबैक, एंड मे बी टुडे वाज द डे व्हेन जो मार्केट ने कहा कि दिस इज द टाइम टू फॉर द सेक्टर टू मेक अ कमबैक, एंड टीसीएस का एक वो रीजन बन गया है। वो आना तो था ही, इट वाज देयर। आप पिछले कुछ 3-4 हफ्ते का मोमेंटम देखें
तो आईटी एक वो बेस बना रहा था, बेसिस व्हिच इट हैड टू मेक अ बिग मूव। वो बस इट वाज द टाइम कि शायद आज वो दिन था, अदरवाइज इट वुड हैव हैपेंड एनी डे इन दिस मंथ। ओके, अनुराग जी, मार्केट ने अच्छा फील किया रिजल्ट्स को देख करके आईटी में, और बढ़िया रैली, सेक्टोरल रैली बन गई। आपने देखे नतीजे हमारे? हाँ हाँ, नतीजे देखे। सो नीरज जी, देखो कॉन्टेक्स्ट में देखिए, इनके पास 6 लाख लोग हैं ग्लोबली, राइट? 6 लाख वर्कफोर्स है इनकी, 600,000 प्लस। इनका एट्रिशन होता है 12%। इनका नेट हेडकाउंट एडिशन टीसीएस का इस बार 5,000 कुछ एम्प्लॉयज था, 5,400 एम्प्लॉयज। तो एट्रिशन को मेकअप करते हैं, प्लस नेट एडिशन ये है। कुल मिला के दिस इज लेस देन 1%। सो और ये पिछले 1 साल से करीब 3-4% का ड्रॉप हो चुका है इनके हेडकाउंट में, तब जाकर के अब 1% का हेडकाउंट ऐड हुआ है नेट बेसिस पे। नाउ ये कंपनीज हेडकाउंट ड्रिवन कंपनीज हैं। इनका क्या रिजल्ट आएगा वो आपको लीडिंग इंडिकेटर्स उनकी हायरिंग और हेडकाउंट एडिशन में मिल जाता है। वो इंडिकेटर्स हमें naukri.com से और तमाम जगह से आ रहे हैं कि आईटी हेडकाउंट बहुत ग्रेट नहीं है, इनफैक्ट प्रीटी मच रिप्लेसमेंट हायरिंग हो रही है। गाइडेंस इन कंपनीज को बहुत ज्यादा आई डोंट नो, बिकॉज वो 1 साल पहले हमने वो ट्रेंड देखा था कि कंपनीज लीडिंगली आकर के गाइडेंस नहीं करती हैं। वो जब ट्रेंड एक्चुअली प्ले आउट होने लगता है तब वो जाकर के रिजल्ट के साथ में बताती है कि देखिए सिचुएशन टफ है। तो दैट रियली टेक्स अवे अ बिट ऑफ क्रेडिबिलिटी ऑन द गाइडेंस, एटलीस्ट ऑन दीज कंपनीज, बिकॉज इन्होंने प्रोएक्टिवली उस समय गाइड नहीं किया जब इनको भी दिख रहा था कि खतरा हो रहा है। थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट इनको दूंगा, क्योंकि इस समय जो चेंजेस आ रहे हैं यूएस मार्केट्स में ड्रिवन बाय एआई एंड प्रोडक्टिविटी, उसमें इम्पैक्ट इन पर हो रहा है। दे आर नॉट लीडिंग दैट चेंज, दे आर एक्चुअली द विक्टिम ऑफ द चेंज। सो टू सर्टेन एक्सटेंट दे ऑल्सो आर लिटिल बिट लॉस्ट ऑन दैट डायरेक्शन। बट बहरहाल अगर आपको हेडकाउंट में एडिशन नहीं दिखे और 5,000, आई मीन लेस देन 1% इज नथिंग ग्रेट टू टॉक अबाउट, तो इन कंपनीज में ग्रोथ भी नहीं होगी। बाकी ये 4% की कांस्टेंट करेंसी में ग्रोथ और ये सब एक्रूवल का खेल होता है नीरज जी। इन कंपनीज का कब क्या डील साइन होती है और कौन सा रेवेन्यू कब एक्रू होता है, ये वो वाला खेल है, इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर के इन कंपनीज के लिए दे हैव टू अगेन वेट। इस समय यूएस में ऐसे कोई ट्रेंड नहीं है कि हेडकाउंट हायरिंग और पुराने वाला ट्रेंड वापस शुरू हो रहा है। एआई पे जितना इन्वेस्टमेंट यूएस में जितना स्ट्रांगली हो रहा है, आप देखिए कि वो इन्वेस्टमेंट हैज टू कम आउट फ्रॉम समवेयर, और वो इन्वेस्टमेंट ऐसे ही आएगा कि दे विल आस्क ऑल द वेंडर्स टू कट ऑन हेडकाउंट, और वहीं से वो पैसा मैनेज होगा, बिकॉज प्रॉफिटेबिलिटी तो सबको रखनी है। इट कांट बी कि कंपनीज इनको भी कॉन्ट्रैक्ट देते रहे और एआई पे भी इन्वेस्ट करते रहे। तो कुल मिला के आउटलुक नेगेटिव है। इन्वेस्टर्स को एक चीज कहूंगा, देखिए 40 के पी पर आप खरीद रहे हैं, खरीदिए, लेकिन यहां से कोई भी छोटी भी मिस्टेक की गुंजाइश नहीं है। तो इट्स वेरी एक्सपेंसिव, एंड यहाँ से इन कंपनीज में 15% की ग्रोथ तो आने से रही। तो कोई भी पैरामीटर लगाइए, कुल मिलाकर के ये स्टॉक काफी महंगे दिखते हैं अगले 5 साल के लिहाज से। अनुराग, अमेरिका में बीएफएसआई का कामकाज कैसा चल रहा है? नहीं, अच्छा, बैंक्स पे अभी तक वो प्रेशर, जब तक वो बेजल की जो चेयर पावल अब रिलीज करेंगे नई गाइडलाइंस, क्योंकि पुरानी गाइडलाइंस काफी स्ट्रिक्ट थी, तो दे आर नॉट कमिंग इन टू प्ले। बट अमेरिका का बेजल नहीं होता, उनका अपना सिस्टम होता है। बट इफ ही रिलीजेस एंड रिलीव्स सम बिट ऑफ कैपिटल फ्रॉम द बैंक्स, तो थोड़ा रिलीफ आएगा। अदरवाइज देखिए रीजनल्स एकदम टाइट हैं, और जो बिग बैंक्स हैं वो भी कॉस्ट क्रंच में। आज नतीजे आए हैं, मार्जिन्स वेल्स फार्गो के भी अंडर प्रेशर हैं, जेपी मॉर्गन भी कोई बहुत, आई मीन दे आर गार्नरिंग द मार्केट शेयर। बट इनकी जो समस्याएं हैं इन द रेट हाइक्स, इन अभी जो बॉन्ड्स इनके मार्क टू मार्केट में नेगेटिव हो जाते हैं, वही समस्या इतनी ज्यादा है कि उनके पास गुंजाइश नहीं है खर्च करने की। सो एवरीवेयर दे आर जस्ट कटिंग ऑल द कॉस्ट्स फ्रंट, सब एकदम टाइटली मार्क्ड है। और टेक्नोलॉजी चेंज इस किस्म का उनको नहीं करना है कि दे आर प्लानिंग टू गिव लार्ज कॉन्ट्रैक्ट्स टू दीज आईटी कंपनीज इवन। सो ये टेक्नोलॉजी का बैंक्स का हो गया, इवन the tech, the telecom, right? The telecom players are also very tightly crunched here, struggling with their own problems. Third is the FMCG and the staples जिसको हम बोलते हैं, और consumer goods, right? उनका भी जो situation है वो difficult है। Add to that the pharma companies, which are also facing the Medicare pushback from the government increasingly, because यहाँ पर जो deficit बढ़ रहा है
उनको खर्चे वहाँ भी कम करने हैं। कुल मिलाकर के ये सारा जो है 80% मार्केट इनका यही है नीरज जी। ओके। एंड द व्यू इज के द स्पेंडिंग विल नॉट इंक्रीज दैट हाई, राइट? तो ये आप समझ सकते हैं कि दैट्स द ब्रॉड सिचुएशन। तो इसको अवॉइड करना बेहतर है इंडियन सिनेरियो में, आई वुड ओके। से। एक दूसरा सेक्टर है रेलवे वाला। सुदीप सर, रेलवे के जो स्टॉक्स हैं उनके ज़रिए हम लोग देखने की कोशिश करते हैं समझने की, फिर जब डीप में पढ़ो तो फिर बजट के प्रिंट पढ़ो तो उसमें कितना बड़ा कैपेक्स सरकार ने किया है, फिर उसके अंदर जाओ तो पता लगता है रेलवे में भी बहुत खर्चा कर रही सरकार। अगले 5 साल के लिए कम से कम 80-90 हज़ार करोड़ का प्लान तो इसी बार रखा गया था। तो वो हर तरह से है, उसमें ट्रेन्स का है, टेक्नोलॉजी का है, वैगन्स का है, कोचेस का, सब तरह खर्चे किए जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि रेलवे स्टॉक्स में जिस तरह की रैली हो रही है ये अगले 3-4 साल की ग्रोथ को कैप्चर करके आज से ही हो रही है, या ये रैली बहुत ज़्यादा होप पे बिल्ट हो रही है और ये बजट थके उसके बाद ये फिजल आउट हो सकती है? देखिए, जो आपने कहा बिल्कुल सही। रेलवे सेक्टर में एक साथ इतना काम शायद सिंस इंडिपेंडेंस कभी नहीं हुआ। हर रेलवे के क्षेत्र में काम हो रहा है। आपने कुछ क्षेत्र के नाम किए, इसके अलावा सिग्नलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, हर चीज में सिक्योरिटी, सेफ्टी, रेलवे स्टेशन, सब जगह पे काम। पर रेलवे स्टॉक्स की अगर बात करें तो यहाँ पे मैं थोड़ा सतर्क रहने की सलाह दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा जल्दी शेयर्स भाग गए हैं और वैल्यूएशन थोड़ा ओवर स्ट्रेच लग रहा है। हाँ, बहुत काम हो रहा है, बहुत काम होगा, कंपनीज भी ठीक ठाक कर रहे हैं, पर अभी भी ये वैल्यूएशन के लायक शायद शेयर्स नहीं बने हैं। वी आर लिटिल गेटिंग कैरिड अवे विद ऑल द अनाउंसमेंट्स नाउ। तो यहाँ पे मैं निवेशक को सतर्क रहने की सलाह दे रहा हूँ और सतर्क ही रहना चाहिए। कुछ स्टॉक तो सर 30x हो चुके हैं 5 साल में, 30 गुना, 3000% स्टॉक चल चुके हैं। अनबिलीवेबल है। मैं आर मैनेजमेंट से बात भी कर रहा था, डेफिनेटली काम बहुत कर रहे हैं वो लोग, बहुत ऑर्डर बुक है उनकी, लेकिन फिर भी 30-30 गुना 5 साल में हो जाना बहुत बड़ी बात होती है। जसप्रीत सर, आप लोग देखते हैं या आप अपनी स्क्रीन से उनको हटा दिया है कि अब मैं तो को देखना ही नहीं है सर? Yes, sir, we are invested in railway stocks, but limited है, and incremental money at this price, as you said, we're not putting up. Again, recent lows से भी अगर आप देख लेंगे ना, जो लास्ट 2-3-4 महीने के लोज जो बनाए हैं, whatever be the reason, including 4 जून, वहां से भी स्टॉक्स कुछ नहीं तो 50 और 80% ऊपर है। As recent as 4 जून के आप प्राइस देंगे तो 50, 70, 80% ऊपर है। Some of the stocks, right? In selected, मतलब काफी सेक्टर्स में भी, including railway. तो if 1 year view है तो I think I agree with सुनील जी, there is more reason to get disappointed. मतलब chances are कि disappointment ज्यादा होगी, बट अगर 3 से 5 साल का व्यू ले सकता है कोई, एंड one is hopeful कि ये जो मोमेंटम है जो बना रहेगा, then there is no reason to but तो पैसा डाल सकते, but very limited. So track laying, the EPC work, rail, the stations modernization, coaches, आपने बताया, एंड सिग्नलिंग द इंटर कोचेस, दैट preventing the accidents, all that, there is tons of opportunity, and believe me, ये तो अभी इंडिया अपॉर्चुनिटी है। ओवरसीज जो अपॉर्चुनिटी है वो धीरे धीरे ओपन हो रही है, राइट? जहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट्स, जस्ट लाइक डिफेंस, हम अपनी रेलवेज के प्रोडक्ट्स भी विल बी प्रॉब्ली आउटसोर्सिंग हब for some of the Asian countries or even otherwise. तो वो एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी अलग है व्हेन यू टॉक टू दीज कंपनीज। वो इमीडिएटली नहीं है, वो 3 से 5 साल में उसका पूरा एक बड़ा बड़ा मूवमेंट आएगा। तो गिवन दैट इट्स अ लॉन्गेस्ट थिंग, तो आई थिंक 3 से 5 साल का व्यू लेंगे तो डिसअपॉइंटमेंट कम रहेगा। विद इन अ ईयर देयर मे बी मोर रीजन ऑफ डिसअपॉइंटमेंट बिकॉज अर्निंग्स मे नॉट पिक अप एज मच इन द नेक्स्ट 1 ईयर। हाँ, एक समस्या और आ रही है, जैसे रेलवे टाइप का डिफेंस भी है, उसमें भी धुआंधार तेजी है, मतलब अंधा पैसा आ रहा है उसमें। बहुत सारे एनालिस्ट ये कहते हैं कि आप डिलीवर कैसे करोगे? आप ऑर्डर तो ले रहे हो, आप लाखों करोड़ के ऑर्डर अपने बुक में रख लिया, अब डिलीवर कैसे करोगे आप दोस्त? आप डिलीवर नहीं करोगे तो वहीं पर डिसअपॉइंटमेंट आएगा कि अच्छा आपके पास ऑर्डर तो है लेकिन आप बना ही नहीं पा रहे हो। ये एक चैलेंज भी हो सकता है। रेलवे कंपनीज के पास भी हर चीज़ में काम हो रहा है, ट्रैक में हो रहा है, इलेक्ट्रिफिकेशन में हो रहा है, कवच में हो रहा है, मेट्रो कोचेज़ में हो रहा है, वंदे भारत कोचेज़ में हो रहा है, फ्रेट वैगन के, हर चीज़ में हो रहा है। लेकिन क्या इतने डिलीवर कर सकती है हमारी कंपनी? ये भी एक अलग तरीके का रिस्क है। इसमें ये रिस्क नहीं है कि काम नहीं है, इसमें ये रिस्क है कि आप कर कितना पाएंगे, आप कैपेसिटी आपकी कितनी है। तो आपके पास सही कि 4-5 साल का नज़रिया हो तो एक
इस वैल्यूएशन पे भी आप एंट्री लें, लेकिन कोई तो एंट्री ले रहा है सर। अब वो कोई तो खरीदता है जो 15% स्टॉक चलता है। तो ये एक बहुत ही दिलचस्प स्टोरी शिपिंग की, शिपयार्ड की, रेलवे की, जिधर आप नज़र डालिए। तो अनुराग जी, आप जरा इंडियन मार्केट देखा करिए रोज़ सुबह उठ के, आपको मज़ा आएगा कि यहाँ कैसे रिटेल वाले मार्केट को दम दे रहे हैं और जेन्युइन है। मैं इस बात पे बिलीव करता हूँ कि करेक्शंस तो होते रहते हैं, होना भी चाहिए, लेकिन कोई बहुत बड़ा क्रैश मुझे नहीं लगता सर। अभी बहुत पैसा आना बाकी साइडलाइन में बैठा हुआ है। जिनसे बात करूँ वो इंतज़ार कर रहे हैं कि अगर कोई बड़ी गिरावट आई तो मैं एंट्री मारूंगा। तो ऐसे जब मुझे तो 4 लोग मिलते हैं तो हज़ारों होंगे ना, फिर तो पैसा आएगा। बहरहाल इस स्टॉक में जिस भी शो में नाम लिए गए स्टॉक से, वो किसी में भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, केवल रेफरेंस के लिए, समझाने के लिए उनका नाम लिया गया है। आपको खरीदना बेचना है तो आप किसी और एनालिस्ट से ज़रूर राय लीजिएगा जो आपको सलाह दे सके। यहाँ के एनालिस्ट आज सिर्फ आपको समझाने के लिए स्टॉक्स के नाम लिए गए हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और विशेष चर्चा करने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि ये रैली कंटिन्यू करेगी क्योंकि हम लोग पैदाइशी बुलिश हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।